ये आपका लास्ट लेक्चर है चैप्टर 2 का, फाइनल का, आईपीसीसी का चैप्टर 3। ठीक है, कंपोजिशन लेवी या फिर कहे इसे कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10। ठीक है, अब हुआ क्या ना कि गवर्नमेंट ने लिमिट क्या रखा, 20 लाख। ये 20 लाख लिमिट सही पूछे तो बहुत कम है। 20 लाख का टर्नओवर एक नॉर्मल बिजनेस, छोटा बिजनेस, वो भी कमाता है। आपको क्या लगता है मैक्सिमम 20 लाख पे क्या प्रॉफिट होता होगा? अगर हम मान लें 20% प्रॉफिट हुई तो 4 लाख का प्रॉफिट। आपको क्या लग रहा है कि 4 लाख के प्रॉफिट में किसी बंदे के पास इतना पैसा है कि 4 लाख के प्रॉफिट में वो क्या अकाउंटेंट रखे, सीए रखे, लॉयर रखे, जीएसटी का कंप्लायंस करे? प्रॉब्लम तो था। क्रेडिट लिमिट बढ़ाना चाहिए, पर पता नहीं गवर्नमेंट जाने क्या करना है नहीं करना, बट ये लिमिट कम से कम 1 करोड़ तो होना चाहिए था यार। इनकम टैक्स में टैक्स क्रेडिट भी नहीं है 1 करोड़ तक, तो कम से कम 1 करोड़ का लिमिट तो होना चाहिए था रजिस्ट्रेशन का मेरे हिसाब से। 20 लाख कोई बड़ा टर्नओवर नहीं होता जिस पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने का देते हैं। ठीक है, खैर जो भी हो, 20 लाख का लिमिट है अभी। हाँ, वो 40 लाख का है गुड्स के केस में, इंट्रा स्टेट में। ठीक है, वो डिफरेंट मैटर है। ठीक है, 20 लाख कोई लिमिट नहीं होता मेरे हिसाब से। पर चलिए, गवर्नमेंट ने भी सोचा होगा कुछ, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला, चलो ठीक है 20 लाख बहुत हैवी बर्डन है तुम्हारे ऊपर, हम तुम्हें एक ऑप्शन देते हैं कंपोजिशन स्कीम का। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो और सर्विस सिर्फ एक होता कवर, रेस्टोरेंट सर्विस। ठीक है, ये लोग हो तो इसके हिसाब से टैक्स दो। अगर तुम्हारा टर्नओवर कितना है, 1.5 करोड़ से कम है, कब? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। किसका? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। और बोला क्या गया, अगर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हो तो तुम पर रेट जो एप्लीकेबल होगा 1%, और अगर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो तो तुम्हारा रेट क्या होगा, 5%। CGST 0.5%, SGST 0.5%, CGST 2.5%, SGST 2.5%। ठीक है, यही कंपोजिशन स्कीम आया स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। ठीक है, अब इन्हें एक और चीज़ कहा गया, शर्त क्या होगा कि तुम ITC नहीं ले पाओगे अपने परचेज पे। जो भी सामान तुम परचेज करोगे, मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल परचेज करेगा, ठीक है, ट्रेडर फिनिश गुड ही परचेज करेगा, दोबारा बेचेगा, और जो सप्लाई करेगा जो भी सामान खरीदा है उसका। ठीक है, तो जो भी परचेज है उस पर तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, पहला शर्त। दूसरा शर्त, तुम GST कलेक्ट नहीं करोगे कस्टमर से, तुम 1% से अपने पॉकेट से दोगे। ठीक है, 5% से अपने पॉकेट से दोगे। अब आप कहते होंगे रेस्टोरेंट में तो हमसे ये कलेक्ट करता है 2.5%, तो बेसिकली रेस्टोरेंट के लिए तो फ़र्क नहीं पड़ता। रेस्टोरेंट कंपोजिशन में हो या नॉर्मल स्कीम में हो, रेट सेम है दोनों जगह, 5% है। पहले 18 था, फिर कम कर दिया गया 5% ही कर दिया। नॉर्मल में भी 5% है, कंपोजिशन में भी 5% है। तो रेस्टोरेंट सर्विस वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपोजिशन ऑप्ट करे चाहे नॉर्मल स्कीम ऑप्ट करे, देना उसको टैक्स 5% पे। क्योंकि रेस्टोरेंट आप जाते होंगे, देखते होंगे, आपका बिल आता होगा, बिल में यहाँ नीचे में CGST 2.5%, SGST 2.5%। अगर वो कंपोजिशन में होता ना तो ये हमसे कलेक्ट नहीं कर सकता वो। ये कंपोजिशन का सेक्शन कहता है कि आप GST कलेक्ट नहीं करेंगे कस्टमर से। ठीक है, तो वही 1% ये अपने पॉकेट से देगा और ये 5% अपने पॉकेट से। अगर कंपोजिशन में ये जाना चाह रहा है तो बेसिक रेस्टोरेंट सर्विस वाला के फर्क नहीं पड़ता। अब बेकार में यहाँ क्यों आएगा, वो अपने पॉकेट से क्यों देगा? नॉर्मल स्कीम में भी रेट वही है। ठीक है, सेम रेट है दोनों जगह, क्या मतलब है? ठीक है, तो ये कंपोजिशन स्कीम गुड्स का था। ठीक है, और एक सिंगल सर्विस का, रेस्टोरेंट सर्विस। अब इस पर क्या हुआ, सर्विस वाले जो लोग थे ना वो हल्ला करने लगे। कौन? मान लो सैलून वाला, वो बोलने लगा मैं कौन सा बड़ा आदमी हो गया, मैं कौन सा बड़ा आदमी हो गया जो मैं इस स्कीम में नहीं आ पा रहा। ठीक है, मैं इस स्कीम में नहीं आ पा रहा,
1.5 करोड़ वाले में, ठीक है। 1.5 करोड़ का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर वाली लिमिट में क्यों नहीं हूँ मैं? तो बोला कि चलो तुम्हारे लिए भी कुछ किया जाए, और इनके लिए कंपोजिशन स्कीम ऑफ सर्विस कहा गया उसे, वो लाया गया, ठीक है। और उसमें कहा गया अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से कम है, कितना से 50 लाख से कम है, तो आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। आपका रेट ऑफ टैक्स होगा 6%, 3% CGST, 3% SGST, ठीक है। अब पूछोगे कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कब करना है, तो पहला ऑप्शन है ऑप्ट करने का रजिस्ट्रेशन के टाइम, दूसरा ऑप्शन है साल शुरू होने के पहले, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के जस्ट पहले। आप 31 मार्च तक ऑप्ट कर सकते हैं, इसके बाद आप ऑप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आप पूरा साल नॉर्मल स्कीम में आपको रहना पड़ेगा। एक बार 31 मार्च का डेट मिस हो गया आपसे, तो फिर आप साल के बीच में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब कंपोजिशन स्कीम के फ़ायदे क्या हुए, नुकसान क्या हुए? कंपोजिशन स्कीम में आपको हर महीने CMP 08 भरना पड़ेगा। ये आपका रिटर्न नहीं होता है, ये चालान होता है, पेमेंट होता है बस इसमें। रिटर्न इसका एनुअली भराता है और उसे कहा जाता है GSTR 4, जिसका ड्यू डेट है अप्रैल 30। लोग क्या समझते हैं कि CMP 08 ही रिटर्न है कंपोजिशन स्कीम का, जबकि ऐसा है नहीं। CMP 08 के कभी ऊपर में पढ़ना हेडिंग क्या लिखा रहता है, वहाँ पे लिखा रहेगा चालान, पेमेंट है, पेमेंट रहता है वो, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूंगा हो सके तो, पर लॉगिन करना पड़ेगा। देखते हैं, क्योंकि देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए, देख रहे हैं फॉर्म GST CMP 08, देख रहे हैं CMP 08 क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स। ये आपका रिटर्न नहीं होता है, समझे, आया समझ में। यहाँ पर बस आप डिटेल डालिएगा, देख रहे हैं। हाँ, रिवर्स चार्ज पे जो टैक्स लगना है वो आपको उस पर सेम रेट, जो रेट एप्लीकेबल है रिवर्स चार्ज पे, उसी से टैक्स पे होगा, ठीक है। तो अदर देन रिवर्स चार्ज जो भी सप्लाई है इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई, देख रहे होंगे, मतलब अगर आप ये ऑप्ट करते हैं तो आपको 1% से आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई पे 1% से टैक्स देना पड़ेगा, समझे। और रिवर्स चार्ज पे जो जैसा टैक्स लगता है उस पर तो कुछ है नहीं। देखिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस रिवर्स चार्ज में आता है, हमने पढ़ा था पहले। इंपोर्ट ऑफ सर्विस जहाँ पे सप्लायर बाहर है, रिसिपिएंट इंडिया में है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट के अलावा, ठीक है, यानी और कोई भी बंदा है उस केस में रिवर्स चार्ज था। तो इस पर जो रेट होगा 5%, 12%, जो भी रेट होगा उस रेट से इस पर टैक्स देना होगा। बाकी आपके आउटवर्ड सप्लाई पे आपको 1% से टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, समझ गया। तो ये क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स CMP 08 आपका रिटर्न नहीं होता कभी भी। रिटर्न आपका क्या होगा, GSTR 4, जो 30 अप्रैल को जाता है, ड्यू डेट जो है इसका 30 अप्रैल होता है, समझ गए। और फिर इसका एनुअल रिटर्न भी जाता है, वो भी जाएगा दिसंबर 31 तक, ठीक है। तो एज इट इज़ कुछ फ़ायदा नहीं है इस स्कीम में। फ़ायदा यही है कि आपके पास इनपुट नहीं रहता। इनपुट क्या, इनपुट तो और से टैक्स का लाइबिलिटी दूसरे पे पड़ना है, लेकिन आप पे बर्डन ज़्यादा हो रहा है, आप कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट रहता है। अदरवाइज़ कुछ खास फ़ायदेमंद स्कीम नहीं है ये, ठीक है, समझ गए। अब जैसे ही आप स्टेटमेंट भरिएगा चालान जनरेट कर देगा, चालान जनरेट होगा, चालान से पेमेंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप डालिएगा और ये रिटर्न फाइल हो जाएगा, समझ गए। अब आते हैं अपने टॉपिक पर वापस, ठीक है। तो वही CMP 08 क्या है समझ गए, और GSTR 4 इसका रिटर्न होता है, जिसका रिटर्न एनुअल जाता है। और एनुअल रिटर्न जो होता है एक और रिटर्न होगा जो GSTR 9 जो कहा जाता है जिसे, वो आपका कब जाएगा, सब शायद BSC है, वो हम एनुअल रिटर्न जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे एग्जैक्टली कौन सा फॉर्म है इसका, ठीक है। तो ये इसका रिटर्न एक ही बार जाएगा, बाकी 4 बार आपको ये भरना है क्वार्टरली बेसिस पे CMP 08 पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन के अंदर, ठीक है। सेक्शन क्या बोला, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन दिस एक्ट।
इसका मतलब जानते ही हैं, मैं ही सत्य हूँ, मैंने जो कहा उसे मानना है, बाकी जो क्या कह रहे हैं सब कुछ भूल जाओ। ठीक है। अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर क्या बोला, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 3 and 4 रिवर्स चार्ज। याद आया, अभी ऊपर पढ़ा है हमने 3 और 4 6 9 3 9 4, याद आ रहा है। रिवर्स चार्ज को छोड़ करके रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पिछले साल अगर नहीं एक्सीड करता है 50 लाख से, may opt to pay tax in lieu of tax payable by him under subsection 9(1) नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज को नहीं फॉलो करेगा, बशर्ते इस स्कीम को फॉलो करेगा, और टैक्स कैलकुलेटेड एट सच रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बट नॉट एक्सीडिंग क्या 1%, समझ गया, 2.5%, 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन टेरिटरी। इसका क्या मतलब होता है हम आगे समझेंगे मैन्युफैक्चर के केस में। ठीक है, ये सेक्शन है, ये मैक्सिमम चीज़ बोल रहा है, मैक्सिमम क्या आप चार्ज कर सकते हैं। अभी आगे समझिएगा, अभी जो नोटिफाइड अभी जो रेट है मैन्युफैक्चर के केस में, ट्रेडर के केस में 1% है, और 2.5% है रेस्टोरेंट सर्विस के केस में। ठीक है, ये बोलता है मैक्सिमम। CGST एक्ट में 1% मतलब 2% गवर्नमेंट कर सकता है, इसको बढ़ा सकता है 2% तक। 1% CGST 1% SGST, समझे। एट प्रेजेंट 0.5% दिया हुआ है CGST, 0.5% SGST। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के लिए 2.5% of a turnover in a state or turnover in a territory in case of person engaged in making supply referred to in clause B of paragraph 6 of schedule 2। क्या, रेस्टोरेंट सर्विस, ये जो बात कर रहा है ये बात कर रहा है रेस्टोरेंट सर्विस। आप जाके देख सकते हैं शेड्यूल 2 में क्लाउज बी पैराग्राफ 6 में रेस्टोरेंट सर्विस का ही जिक्र है। ठीक है, 0.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन टेरिटरी इन केस ऑफ अदर सप्लायर, मतलब मैन्युफैक्चर के अलावा कोई और होगा, मतलब कौन, ट्रेडर, समझ गया। Subject to such condition and restriction as may be prescribed, provided that the government may by notification increase the said limit of 50 lakh rupees। ये देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा था, 50 लाख रुपया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन नीचे बताया गया सरकार चाहे तो इसे बढ़ा सकता है, और अभी बढ़ाया हुआ लिमिट क्या है 1.5 करोड़। ठीक है, हाँ कुछ स्टेट में 75 लाख है, वो भी हम बताएंगे आपको किस स्टेट में 75 लाख का ही लिमिट है। ठीक है, इंक्रीज कर सकता है 50 लाख से, लेकिन कहाँ तक कर सकता है वो भी बताया गया है 1.50 करोड़ रुपीज़, तभी गवर्नमेंट मैक्सिमम इंक्रीज किए हुए है। ठीक है, एज मे बी रिकमेंडेड बाई काउंसिल। ठीक है, उसके बाद आगे बोला गया प्रोवाइडेड फर्दर डैट अ पर्सन हु ऑप्ट, जो पर्सन ऑप्ट करता है इसके अंदर टैक्स पे करने का, किसमें, A, B और C में सप्लाई सर्विस, वो सर्विस भी दे सकता है। ठीक है, सप्लायर ऑफ गुड्स जो है कंपोजिशन स्कीम ऑफ गुड इसे कहा गया, और रेस्टोरेंट सर्विस इसमें इंक्लूड है 10 वाले में 10(1) में, समझे। तो वही कहा जा रहा है कि रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ करके, वो तो कवर है सब कंपोजिशन स्कीम ऑफ गुड्स में, उसको छोड़ के अगर कोई और सर्विस देता है तो वो भी दे सकता है। किस लिमिट तक बोला गया, 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूटी। ठीक है, और 5 लाख जो हायर हो, विच एवर इज हायर, समझे, वही लिखा गया है। अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख रुपये विच एवर इज हायर। मतलब अगर मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, तो रेस्टोरेंट सर्विस अगर दे रहा है तो इसमें कवर हो जाएगा, कंपोजिशन स्कीम ऑफ गुड्स जो है कहा हुआ।
लेकिन अगर वो कुछ सर्विस देना चाह रहा है तो वो कहाँ तक सर्विस, 10% ऑफ टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का लेना है इसको। टर्नओवर इन स्टेट और यूटी और 5 लाख जो हायर है इतना तक का सर्विस भी दे सकता है, और इसके लिए वो टैक्स रेट क्या पे करेगा, 1% से ही। ठीक है, समझ गए। अब एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड प्रोविजो, द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस, जो एग्जम्प्ट सप्लाई दिया जा रहा है बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन और एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। ये जो आप टर्न ओवर इन स्टेट निकालिएगा ना, टर्न ओवर इन स्टेट, ठीक है, या यूटी, उसमें इस वाले सर्विस को नहीं लेना है। अब ये क्या है इसको मैं पहले बता चुका हूँ पर फिर बता रहा हूँ। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। अब आप क्या करिएगा इन पैसों का, इन्वेस्ट करिएगा या किसी को लोन पर दीजिएगा, ठीक है, एडवांस पे दीजिएगा, सूदखोरी जिसे कहते हैं आप हिंदी में। तो ये जब लोन पे दीजिएगा तो आपको यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, ये एग्जम्प्ट सप्लाई में कवर है, और ऊपर बताया जा चुका है कि एग्जम्प्ट सप्लाई पे भी 1% से टैक्स देना है तुमको। अगर आप इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं और आप एग्जम्प्ट सप्लायर हैं तो भी आपको 1% पे एग्जम्प्ट सप्लाई से भी देना पड़ेगा। इस स्कीम का यही प्रॉब्लम है, अगर आप इसको ऑप्ट कर ले तो एग्जम्प्ट सप्लाई भी टैक्सेबल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस एग्जम्प्ट सप्लाई को लिस्ट से बाहर किया गया, बोला ई वाला एग्जम्प्ट सप्लाई को छोड़ देना, इस वाले एग्जम्प्ट सप्लाई को कंसिडर मत करना। क्या समझे, आया समझ में, इस वाले एग्जम्प्ट सप्लाई को कंसिडर नहीं करने का, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। आया समझ में। अब ये 2 क्या है, ये है आपका कंपोजिशन स्कीम ऑफ सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा जो बाकी बचे हुए थे उनके लिए, समझ गए। अब कौन एलिजिबल है इसके लिए, तो इसके लिए वो पर्सन एलिजिबल है जो जो ऊपर वाले के लिए एलिजिबल नहीं है, समझे। He is not engaged in making any supply of goods or service which are not liable to tax under this act, ठीक है। ऐसा कोई भी गुड्स और सर्विस नहीं बेच रहा जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता। He is not, सॉरी ये शायद कंपोजिशन स्कीम सर्विस नहीं है, 2A है, गलती हो गया थोड़ा सा, ये 2 है बेसिकली। ये वो है कौन पर्सन ऑप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखा गया सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 ही इज नॉट इंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब वो सर्विस नहीं देता हो कोई, बस रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा। और जो मार्जिनल स्कीम ऑफ सर्विस बताया गया है 5 लाख और 10 लाख, उतना वैल्यू तक कहीं दे सकता है, ठीक है। He is not engaged in making any supply of goods or service which are not liable to tax under this act, ऐसा गुड्स और सर्विस सप्लाई ना कर रहा हो जिस पर टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है। He is not engaged in making any intra-state outward supply of goods, सबसे पहला चीज़ इस स्कीम वाले बंदे को ना सिर्फ स्टेट में ही सप्लाई करना है। मान लीजिए स्टेट ए है तो इसके बाहर सप्लाई नहीं कर सकता है, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता है। तो क्या सवाल आता है, क्या इंटर स्टेट परचेस कर सकता है? हाँ कर सकता है, इंटर स्टेट परचेस किया जा सकता है, बाहरी स्टेट से परचेज आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन कहीं भी आपको परचेस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, समझे। आउटवर्ड सप्लाई पे रिस्ट्रिक्शन है, इनवर्ड सप्लाई पे नहीं। ही इज नॉट इंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू अ ECO हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। अमेजॉन के थ्रू सामान नहीं बेच रहा हो, अमेजॉन के थ्रू सामान नहीं बेचना उसको, समझे, ये मना है आपको। ECO हुआ ये, अमेजॉन ECO है आपका। He is not a manufacturer of such good as notified by the government, tobacco notified है,
ठीक है, आइसक्रीम नीचे लिस्ट दिया हुआ है, पढ़ेंगे। उसके बाद ना ही वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो जिसे सीटीपी कहा जाता है, और ना ही नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जिसे एनआरटीपी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन है। मान लीजिए आप स्टेट ए में काम करते हैं लेकिन स्टेट बी में मेला लगा हुआ है। अब आप स्टेट बी में, आपके पास जगह तो है नहीं, और जीएसटी रजिस्टर करने के लिए आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है। तो जब आप स्टेट ए से स्टेट बी जाइएगा सेल करने, तो स्टेट बी बोलेगा कि मेरे यहाँ तुम सामान बेचने आओ मेला में, और तुम्हारा टर्नओवर बाय द वे 20 लाख से ज़्यादा है पहले से ही, इसी स्टेट में आपका टर्नओवर 20 लाख ज़्यादा था, तो आपको तो पूरे इंडिया में रजिस्टर लेना है, पूरे इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना है ना आपको, जहाँ भी काम करिएगा। अब आप यहाँ आइएगा तो ये बंदा बोलेगा कि मेरे स्टेट में बेचने आए हो, हमको पैसा चाहिए, मेरे स्टेट में सामान ऐसे कैसे बेच दोगे। सरकार बोला कि यार ये बंदा अब यहाँ पे 90 दिन के लिए आया है, 60 दिन के लिए आया है, 70 दिन के लिए आया है, अगर रजिस्ट्रेशन ले ये सही नहीं है, तो उसके लिए स्कीम लाया गया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। यहाँ पर क्या होता है, आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं कुछ दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 70 दिन के लिए, पर ये 90 दिन से एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, हाँ आप और डिमांड करिएगा 90 दिन एक्सटेंड कर देगा, मैंने मैक्सिमम 180 दिन आप ले सकते हैं एज अ सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। फिर आप यहाँ से इंट्रा स्टेट सप्लाई करिए, क्या ऑब्वियस बात है आपके यहाँ सामान खरीदने बंदा यहीं पर आएगा। ठीक है, इस केस में होता क्या है, टैक्स आपसे पहले ही जमा करा लेता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको एस्टिमेटेड टैक्स जमा करना पड़ता है। एस्टिमेटेड टैक्स कितना आप सेल करिएगा उस मेला में, आपको पहले ही जमा करना पड़ेगा। आया समझ में। तो यही होता है सीटीपी, कैजुअली टैक्सेबल होता है आपके स्टेट में, दूसरे स्टेट में। यहाँ तो था ही रजिस्टर्ड, काम कर रहा था आराम से, पर यहाँ पे उसके पास कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस थोड़े है। यहाँ पे आएगा ये यहाँ स्टेट भी गवर्नमेंट बोलेगा मेरा मेरा एसजीएसटी, मेरा एसजीएसटी, मेरा एसजीएसटी। ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का जन्म हुआ, समझ गए। और एनआरटीपी क्या होता है, नॉन रेजिडेंट पर्सन, जो इंडिया में आया है काम करने के लिए या फिर चला जाएगा, उसके लिए एनआरटीपी लाया गया। ठीक है, provided that where more than one registered person or having the same PAN issued under the Income Tax Act, the registered person shall not be able to opt for the scheme unless all such registered person opt to pay tax under that subsection। कहा गया अगर आपके पास दो यूनिट है, एक स्टेट ए में है, एक स्टेट बी में है, अगर आप स्टेट ए में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो आपको स्टेट बी में भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर स्टेट बी कोई सेक्शन वायलेट करता है कंपोजिशन स्कीम का, तो स्टेट ए का भी कंपोजिशन स्कीम छीन जाएगा। अगर स्टेट ए ऑप्ट आउट कर लेता है स्टेट ए से, तो स्टेट बी से, तो स्टेट ए से भी ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट, अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आपका जहां भी रजिस्ट्रेशन है, सारा रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम के ऑप्ट करने का जो लिमिट होता है 1.5 करोड़ का, वो एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे होता है। और एग्रीगेट टर्नओवर पैन इंडिया बेसिस के लिए आता है, पूरे इंडिया का एक साथ। पैन इंडिया जितना भी एक पैन से जितना भी रजिस्ट्रेशन है, सारे यूनिट का टर्नओवर इंक्लूड करके लिया जाता है, 1.5 करोड़ का लिमिट। लेकिन जब आपको टैक्स पे करने का बात आता है तो आप स्टेट ए का टैक्स स्टेट ए को पे करिएगा, स्टेट बी में पे करिएगा। तो वहाँ पर होता है कि जो भी 1% से आपको पे करना है, वहाँ पे टर्नओवर इन द स्टेट से 1% होता है, समझे। टर्नओवर इन द स्टेट का 1%, जबकि आपको कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है कि नहीं वो एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे होता है। और इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट फर्क है। एग्रीगेट टर्नओवर सम है, किसका सम है, टर्नओवर इन द स्टेट का। आया समझ में, और कुछ नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर सम है टर्नओवर इन द स्टेट का। हर स्टेट का टर्नओवर इन द स्टेट निकालिए, यूटी निकालिए और सबको जोड़ दीजिए, बन जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर।
अब जो यहाँ का एग्रीगेट टर्नओवर है और जो सेक्शन 22 का एग्रीगेट टर्नओवर है उसमें एक माइनर डिफरेंस है, और वो माइनर डिफरेंस मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम जो एग्रीगेट टर्नओवर आपको देखना है और जो अभी एग्रीगेट टर्नओवर देखना है उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, और बच्चे गलती कर देते हैं एमसीक्यू के दौरान। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कंफ्यूज होकर के। अब समझिए, ये 2A है, ये है कंपोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ सर्विस। ठीक है, इसमें वही बकवास लिखा गया, 93, 94 नहीं, 1 और 2 भी नहीं एलिजिबल है। 1 और 2 ऊपर वाला सेक्शन था कंपोजिशन स्कीम ऑफ गुड्स, और 2 था कंडीशन जो था कि इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करने का, नोटिफाइड गुड का सप्लाई नहीं करने का, टोबैको, आइसक्रीम, ये सब। ठीक है, अगर 50 लाख से एक्सीड नहीं करता है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं इस स्कीम में टैक्स पे करने का, जिसका रेट होगा मैक्सिमम 3%। कहने का मतलब 6% टोटल, 3% CGST, 3% SGST। क्योंकि हम लोग CGST एक्ट पढ़ते हैं ना, तो वो सिर्फ अपना बात करता है 3%, पर आपको मालूम है CGST इक्वल टू SGST। ठीक है, अब इसमें सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, वो बंदा इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करना चाहिए, वो बंदा इंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नॉट लेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। वही सेम वहाँ पर जो था, इंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू एन ECO, मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड, CTP या NRTP। देख लिए, सेम चीज़ है। जो बंदा कंपोजिशन स्कीम ऑफ गुड्स के लिए नहीं है वो कंपोजिशन स्कीम सर्विस के लिए भी नहीं है। एडिशन क्या है कि कंपोजिशन स्कीम ऑफ गुड्स के लिए एलिजिबल नहीं है, तभी आप ये कंपोजिशन स्कीम ऑफ सर्विस ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑफ गुड्स के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑफ सर्विस ऑप्ट कर सकते हैं। टर्नओवर लिमिट 50 लाख। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर देख रहे हैं, जब भी आप एलिजिबल हैं कि नहीं स्कीम के लिए, एग्रीगेट टर्नओवर का बात करता है। लेकिन जब टैक्स देने का बात आता है, देखिए 3% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट का बात करता है। समझे डिफरेंस? क्योंकि ऑब्वियस सा बात है ना, आप इंटरेस्टेड सप्लाई तो कर नहीं सकते हैं, तो टर्नओवर इन स्टेट पे ही टैक्स दीजिएगा ना। समझ में आया? हाँ, टर्नओवर इन स्टेट इंटर स्टेट सप्लाई इंक्लूड करता है, आप देखिएगा आगे, समझने के लिए बस बोल रहा था। बट जैसे आप इंटर स्टेट सप्लाई कर दीजिएगा ना, आप कंपोजिशन स्कीम से धक्के मार के निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप ये कर नहीं सकते। अब बोलिएगा डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा, तो नहीं पता चलेगा, करो सप्लाई, कल परसों कभी चेक करने आएगा उसे पता चल जाएगा, तो आपसे लगाएगा ऊपर पेनल्टी इंटरेस्ट। देखिए, जब आप सेक्शन पढ़ते हैं ना, तो आप ये मत सोचिए प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है। प्रैक्टिकली तो बहुत चीज़ होता है, बड़ी बड़ी एथिक्स की बात की जाती है लोगों द्वारा, बट कितना एथिक्स फॉलो होता है मार्केट में आप और हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, बाकी जब सेक्शन पढ़ रहे हैं ना, समझिए कि ऐसा ही होगा, ऐसा ऑप्ट किया बस बाहर। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को थोड़ा साइड रखा करिए उस टाइम, कि प्रैक्टिकली कितना फॉलो होता है सबको मालूम है, क्या होता है नहीं होता है मार्केट में। ठीक है, अब जो बात आया प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन, वही सेम, मोर देन 1 रजिस्टर्ड पर्सन जिसका सेम पैन है। ठीक है, अगर एक यूनिट एलिजिबल नहीं होगा तो दूसरा यूनिट भी एलिजिबल नहीं होगा, या फिर सारा यूनिट एलिजिबल हो, सारा यूनिट को ऑप्ट करना पड़ेगा। मतलब वही, अगर एक यूनिट यहाँ पर है, एक यूनिट यहाँ पर है, यहाँ पर एक और यूनिट है मान लीजिए, यहाँ पे सब अलग अलग रजिस्टर्ड है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो इन सबको ऑप्ट करना पड़ेगा एक साथ। ठीक है, अगर इनमें से एक भी वैलिड करता है ना, तो सारे को सारे ऑप्ट आउट हो जाएंगे। समझ में आया? और वही चीज अब आया 3, ये दोनों का बात करेगा, 1 और 2A दोनों का। क्या बोलेगा, जिस दिन आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर गया लिमिट को, कितना है तो 1.5 करोड़ और इसमें 50 लाख, जिस दिन एक्सीड कर गया उस दिन आपको इससे ऑप्ट आउट करना है। ठीक है,
A taxable person to whom the provision of subsection 1 or thus the case in subsection 2A apply shall not collect any tax। देख रहे हैं, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है। Not shall he be entitled to take any credit, जब मैंने आपको पहले बताया था, ना वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है किसी से, ना वो ITC क्लेम कर सकता है। ठीक है। A proper officer has a reason to believe that a taxable person has paid tax under 1 and 2A as the case may be despite not being eligible। ठीक है, मतलब कोई बंदा ऑप्ट कर लिया और टैक्स पे कर रहा है इसके अंदर, बट वो एलिजिबल नहीं था, तो उस केस में इन एडिशन टू एनी टैक्स दैट मे बी पेबल, जो टैक्स एक्चुअली पे करना था, ठीक है, अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मैंने इसके अंदर तो नहीं, 9(1) के अंदर पे करना होगा। ठीक है, ऑफ दिस एक्ट बी लायबल टू बी पेनल्टी, उस पर पेनल्टी लगाया जाएगा, और 73-74 के अंदर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग की जाएगी। 73 आपका नन फ्रॉड केस होता है और 74 फ्रॉड का केस होता है। इसमें होता है पर्पसफुल मिस स्टेटमेंट, माने जानते हुए आप मिसस्टेटमेंट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, और यहाँ पे होता है अनविलिंगली, पता नहीं था आपको, गलती हो गया, तो इसमें आपको कम सज़ा है, इसमें ज़्यादा सज़ा है। ठीक है, अब देखिए एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। ठीक है, और टर्नओवर इन द स्टेट क्या है उसके बारे में भी बताया गया है। तो एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में बोला गया, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ पर्सन फॉर डिटरमाइनिंग हिज एलिजिबिलिटी। एग्रीगेट टर्नओवर कंडीशन किस पर है, एलिजिबिलिटी का डिटरमाइन करने के लिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं इस सेक्शन के लिए, आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उसमें कहा गया एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड करेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय सच पर्सन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब ये क्या कहा गया, हो सकता है ना, आप ये मान लीजिए आप ए हैं और आप यहाँ 1 अप्रैल को खड़े थे, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए 30 सितंबर है, आपका टर्नओवर 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में 19 लाख था, समझ गए, लेकिन आपका टर्नओवर 5 सितंबर को, सॉरी 5 अक्टूबर को 20 लाख हो गया। अब आपको 5 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन लेना था। ठीक है, तो कहा गया एग्रीगेट टर्नओवर इस पीरियड के सप्लाई को भी इंक्लूड करेगा, मतलब ये जो 20 लाख हुआ 5 सितंबर तक, ये भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड क्या इंक्लूड करेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय सच पर्सन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये 5 सितंबर को लायबल हो गया ना रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आप कहेगा वॉलेंट्री ले लिया तो, खुद से ले लिया तो, 20 लाख के पहले ले लिया तो ले लो, किसने मना किया है, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, कोई मतलब नहीं। तो 1 अप्रैल से जिस दिन रजिस्ट्रेशन लिया वहाँ तक का इंक्लूड करेगा, और उसके बाद तो फिर आपका इंक्लूड होना ही होना है जब भी सप्लाई करिएगा आप। ठीक है, और बोला गया बट शैल नॉट इंक्लूड, पर इंक्लूड नहीं करेगा क्या, वही एक्सटेंडिंग लोन डिपॉजिट जो एग्जम्प्ट सप्लाई है। बेसिकली एग्रीगेट टर्नओवर का जब आप नीचे देखिएगा आएगा, इसमें क्या क्या होता है आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें इंटर स्टेट सप्लाई इंक्लूड होता है, ठीक है, इसमें आपका एग्जम्प्ट सप्लाई भी इंक्लूड होता है, समझे, और शायद और कुछ कुछ था, टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड होता है। तो जब एग्जम्प्ट सप्लाई इंक्लूड होता है, जो भी सेम पैन पे है, मैं जितना रजिस्ट्रेशन एक पैन के बेसिस पे है ना, एक पैन से जितना रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी नंबर में जो आपका क्या होता है स्टेट कोड, फिर आपका पैन नंबर, फिर चेकसम, फिर चेकसम या शायद अथी होता है एंटिटी कोड, और फिर चेकसम। ठीक है, यही 15 डिजिट बनता है, समझे। तो जो भी रजिस्ट्रेशन का जितना का ये वाला चीज़ सेम होगा ना रजिस्ट्रेशन नंबर में, उन सबका इंक्लूड करना है एग्रीगेट टर्नओवर के टाइम। ठीक है, तो एग्जम्प्ट सप्लाई जो होता है उसमें ये चीज़ कवर है।
सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन और एडवांसेज इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। बट जब इसका एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे ना तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बट शैल नॉट इंक्लूड, इसको इंक्लूड नहीं करेगा बस, ठीक है, बाकी सारे एग्जाम सप्लाई को इंक्लूड करेगा। समझ गया? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक चीज़ समझना कि यही जब सेक्शन 22 में जाएगा रजिस्ट्रेशन पर्पस, ये 20 लाख कैलकुलेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, रजिस्ट्रेशन लेगा कि नहीं लेगा बंदा, उस टाइम ना इसको भी इंक्लूड करना है। यही डिफरेंस है सेक्शन 22 और इसके एग्रीगेट टर्नओवर में, यही एक लाइन, यही जो एक लाइन पढ़ रहे हैं ना वहाँ वहाँ पर मिसिंग है, ये एक लाइन आपको नहीं मिलेगा, ये एक लाइन वहाँ पर नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन पर्पस पढ़िएगा, रजिस्ट्रेशन का लिमिट पढ़िएगा 20 लाख का, तब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो ये कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना है कि नहीं उसका बात कर रहा है, और उसमें कहा गया है कि जो टर्नओवर यहाँ से यहाँ तक हुआ इसको भी इंक्लूड करने का, जो टर्नओवर इसके बाद होगा उसको तो इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है। अब बात आया कि जो आपको 1%, 2.5% और 3% जो पे करना है वो किस पर पे करिएगा, तो बोला गया फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पेएबल बाय अ पर्सन, जो टैक्स पे करना है टर्नओवर इन द स्टेट पे या यूनियन टेरिटरी पे, वो इंक्लूड नहीं करेगा क्या चीज़, दो चीज़। पहला तो ये 1 अप्रैल से यहाँ तक, क्यों? क्योंकि यार यहाँ तो बंदा लायबल ही नहीं था, तो क्यों टैक्स देगा तुमको 1% से, ठीक है। और वही दूसरा एग्जाम्प्ट सप्लाई, समझ गए? तो एग्रीगेट टर्नओवर के टाइम तो इसको आप लीजिएगा, लेकिन जो 1% पे करना है ना उसके टाइम इसको नहीं लीजिएगा, और ये तो दोनों में नहीं लेना है, ठीक है, समझ गए? अब इसका एनालिसिस पार्ट है, तो अलग ही लेक्चर में करते हैं एनालिसिस इसका, भाई काफ़ी बड़ा हो गया होगा लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक और लेक्चर हो जाएगा इस पे एनालिसिस पे, कि इस पे आपको भी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर भी पढ़ेंगे नीचे हम इसका, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम का, तो ठीक है।